हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 12th, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल अकाउंट्स वाला पे। और हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों यहाँ पे करेंगे। आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और साथ में उसी क्वेश्चन को करते हुए हम लोग जो है कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन करेंगे उसी बीच में। तो चलिए हम लोग जिस प्रकार से एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले से जो हम लोग लेके आते हैं आप लोग के लिए, वो लेके आ चुके हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ में रिवीजन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपके सामने स्लाइड पे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बता रहा है कि डिफाइंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, कह रहा है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है उसको डिफाइन कीजिए। तो आपको पता है बच्चे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है हम लोग उस टाइप के कंजम्पशन को बोलते हैं या उस टाइप के एक्सपेंडिचर को बोलते हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। मतलब कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप एक प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर जब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो जो वो रॉ मटेरियल को खरीदने में, जो वो रॉ मटेरियल को परचेज जब वो करता है और उस परचेज करने के क्रम में जो उसको खर्च लगता है, जो वो एक्सपेंडिचर उस गुड्स के कंजम्पशन पे करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब यहां रॉ मटेरियल का मतलब इंटरमीडिएट गुड्स ही है, रॉ मटेरियल का मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहां पे कह रहा है कि आप डिफाइन कीजिए। तो सीधा सीधा मतलब है इसका कि इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करने के क्रम में जब इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूसर परचेज करता है, उस इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करने में जो उसका खर्च लगता है, जो उसको खर्च आता है प्रोड्यूसर को, उसी को हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट या उसी का दूसरा नाम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसका सॉल्यूशन आपके सामने क्या बता रहा है इसको डिफाइन करने के लिए। कहता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन रेफर्स टू, करा इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है हम लोग उसको बोलते हैं जो कि एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर को जो एक्सपेंडिचर करना पड़ता है किसको खरीदने में, ऑन द परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आपको पता है, इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग किस प्रकार के गुड्स को कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स उस प्रकार का गुड्स जो कि प्रोडक्शन के बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूसर को उस सामान को खरीदने में जो खर्च, जो उस गुड्स को जो वो खरीदता है, जैसे हम मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर जो है अगर प्रोडक्शन करता है तो इस प्रकार के गुड्स को, अगर वो बिस्किट का प्रोडक्शन करता है तो उस बिस्किट को प्रोडक्शन करने के लिए उसको फ्लोर, शुगर, ये सब जो है मार्केट से खरीदना पड़ा होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब प्रोडक्शन के बाउंड्री के अंदर जो खर्च लगता है, जो प्रोड्यूसर को उस सामान को खरीदने में जो पैसा खर्च होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। और उस इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदने में जो खर्च लगा उसको हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है कि डिफाइंड कैपिटल गुड्स। तो आपको पता है कि कैपिटल गुड्स जो है, कहता है किसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो कहता है कैपिटल गुड्स जो है हम लोग उस प्रकार के गुड्स को बोलते हैं जो कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है उस गुड्स को दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। कहता है कि प्रोड्यूसर जो है वो तो मशीन खरीदेगा बनाने के लिए, उसको इक्विपमेंट चाहिए, उसको इक्विपमेंट चाहिए, प्लस में उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तब ना वो प्रोडक्शन करेगा। तो कहता है कि कैपिटल गुड्स को कैसे आप डिफाइन कीजिएगा। तो कहता है उस प्रकार का गुड्स जो कि प्रोड्यूसर खरीदता अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, और उस गुड्स का जो है लाइफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होता है या लंबे समय के लिए होता है। तो जब तक मशीन नहीं खरीदेगा प्रोड्यूसर, इक्विपमेंट नहीं खरीदेगा, मशीनरी नहीं खरीदेगा,
मशीन नहीं खरीदेगा तब तक वो गुड्स को कैसे बनाएगा? तो कहता है कि गुड्स को बनाने के लिए उसको मशीन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, प्लांट चाहिए, ये सब पे उसका खर्च लगता है। तो उसी प्रकार के गुड्स को, जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूसर के द्वारा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या उस प्रोडक्ट को आप कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के सहारे वो दूसरे गुड्स को जब बनाता है, तो उस प्रकार के गुड्स को हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। उस प्रकार के गुड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल गुड्स। जैसे इसका एग्जांपल आप सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। जिसका जनरली हाई वैल्यू का होता है, वो महंगा होता है सामान, उसका वैल्यू हाई होता है। देखिए इसको डिफाइन कर रहा है, कहता है कि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच हैव हाई वैल्यू। दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। तो आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स, प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट्स उसका प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है ना। तो ये सब को हम लोग कहते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स का जनरली जो है हाई वैल्यू का होता है, उसका लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है। आपको हम यहाँ पे बताए थे कि मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट, ये सब जो है आप प्लांट कह सकते हैं, प्लांट। और रॉ मटेरियल जो है, ये रॉ मटेरियल इसमें नहीं आता है। रॉ मटेरियल को तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर को एक कैपिटल गुड्स का भी जरूरत पड़ता है, एक इंटरमीडिएट गुड्स का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे आपके एग्जामिनेशन में, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम। अब कहता है कि व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। कहता है नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इससे पहले आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जानना होगा। आपको पता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स पे और इन्वेंट्री पे, स्टॉक पे, रॉ मटेरियल के स्टॉक पे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या लेते हैं? कहता है कि इन्वेस्टमेंट, वैसा इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका कंपोनेंट दो आप पढ़े थे, आपको याद होगा अगर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो दोनों को जब जोड़ देंगे, ये दोनों को, तो उसी को हम लोग बोल देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा ना, इसी को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम लोग दूसरे रूप में टोटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट। और कहता है यहां पे नेट, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा दीजिए तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसको डिफाइन करने के लिए आएगा, तो कैसे आप डिफाइन कीजिएगा कि व्हेन वी एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट इज टोटल इन्वेस्टमेंट, इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या लिखता है यहां पे, कहता है नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच कैपिटल गुड्स विच लीड टू इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। ये लिखा, कहता है कि नेट इन्वेस्टमेंट जो है वैसा एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर कौन कौन सा किया गया प्रोड्यूसर के द्वारा, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर, दोनों पे एक्सपेंडिचर। तो इस दोनों को एक्सपेंडिचर मिला के हम बोले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट में तब डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा उसमें से, ये बोल रहा है ना। कहता है कि प्रोड्यूस ऑन द परचेज ऑफ सच कैपिटल गुड्स विच लीड टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विच इज इन, आप इन्वेस्टमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? कहता है कि इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैपिटल फॉर्मेशन, या उसी का नाम इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पे आपको, अगर ये हम आपको ये फॉर्मूला बताए, अगर आपको ये डिफाइन करने के बाद आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, तो ये वाला फॉर्मूला आप नीचे में लिख दीजिएगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच कैपिटल गुड्स which lead to the increase in the stock of capital is called net investment। क्योंकि डेप्रिसिएशन को हटा दिया है, डेप्रिसिएशन तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं उल्टा घटाता है, तो इसीलिए यहां पे लिख रहा है नेट लीड टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन्ड बाय कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल।
डेप्रिसिएशन को ही हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर दीजिए, देखिए क्या लिख रहा है डेप्रिसिएशन को, कहता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन रेफर्स टू वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन द यूज ऑफ अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेज एंड एक्सपेंडिचर टू फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस। इसी का नाम अलग अलग है। डेप्रिसिएशन कहता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ टाइम या ड्यू टू चेंज इन फैशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कहता है डिफाइन स्टॉक, ये स्टॉक वेरिएबल के बारे में बता कर रहा है डिफाइन करने के लिए कि स्टॉक वेरिएबल को डिफाइन कीजिए, है ना, कि स्टॉक वेरिएबल क्या होता है। आपको पता है कि स्टॉक वेरिएबल जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जिसका मेजरमेंट करते हैं किसी वेरिएबल को, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। कहता है कि स्टॉक इज द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, कि पॉइंट ऑफ टाइम में जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं किसी वेरिएबल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, उसी तरीके से फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टॉक और फ्लो। आप इसको याद रखिए, या तो एमसीक्यू में कहता डिफाइंड फ्लो वेरिएबल, तो फ्लो वेरिएबल जिसको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जिसका मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्लो वेरिएबल। कहता फ्लो वेरिएबल दोज वेरिएबल विच आर मेजर्ड पर यूनिट ऑफ ए पीरियड इट हैज बीन टाइम इन डायमेंशन, पर आवर, पर डे, पर मंथ, कि दोनों के टाइम का बीच का गैप। जैसे आप यहां इसमें पढ़े कि स्टॉक वेरिएबल में आप पढ़े कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, कि तारीख है 1/4 को, 31/3 को, 1/5 को, ये पर्टिकुलर 1 अप्रैल, 31 मार्च या 1 मई, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। और इसमें बोल रहा है फ्लो में कि पीरियड ऑफ टाइम, कि टाइम का गैप हो, कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक में कितना कंजम्पशन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ। तो आप याद रखिएगा कि जब टाइम का गैप हो बीच में, टाइम डायमेंशनल हो, उसको फ्लो बोलते हैं। और फ्लो का एग्जांपल आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है ये फ्लो वेरिएबल है। और स्टॉक वेरिएबल का एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि स्टॉक वेरिएबल का एग्जांपल आप कह सकते हैं कि राइस स्टोर्ड इन गोडाउन, कि मतलब आप पर्टिकुलर राइस स्टोर कितना है आपके गोडाउन में। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि डिपॉजिट केप्ट इन बैंक अकाउंट, कि डिपॉजिट जो है आपके बैंक अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है ना, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं। या फिर कहते हैं कि कैपिटल जो है, पूंजी आपके पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मनी का सप्लाई इकोनॉमी में वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजरमेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहता है नेम द 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आपके इकोनॉमी में 4 सेक्टर कौन कौन सा, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए कौन सा कहता है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज मीन्ड बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको याद होगा, अगर हम बताए थे आपको 2 सेक्टर के बीच में जो है पैसा का आदान प्रदान या गुड्स का आदान प्रदान, लेन देन जिसको बोलते हैं, हाउस होल्ड और ये प्रोड्यूसर, है ना। हाउस होल्ड जो है ये फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर को इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। प्रोड्यूसर जो है बदले में पेमेंट करता है हाउस होल्ड को इन द फॉर्म ऑफ क्या, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, और जब ये इसको पैसा देता है तो फिर से ये पैसे को खर्च करता है, ये इसको पैसे को खर्च करता है, कैसे, कहता है कि इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फिर से प्रोड्यूसर जब ये पैसा वापस से इसके पास आ गया तो ये पैसा फिर से ये लगा देता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो इसी को फ्लो को जब लेन देन, देखिए यहां पे ये रेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सर्विस दे रहा है, इसको कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस जब देता है, फैक्टर सर्विस, उस फैक्टर सर्विस को हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहां सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। जब गुड्स का या सर्विसेज का फ्लो हो, अब देखिए यहां पे ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो।
रियल फ्लो। और जब पैसा का फ्लो हो, मनी का फ्लो हो, देखिए तो मनी का फ्लो, प्रोड्यूसर पेमेंट कर रहा है यहां से यहां, मनी का फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, और फिर से ये जो खर्च कर रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये इसको भी बोलते हैं हम लोग मनी फ्लो, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे पैसा का फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, तो जब दो सेक्टर के बीच में पैसे का आदान प्रदान हो तो उसको बोलते हैं मनी फ्लो, और जब दो सेक्टर के बीच में, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो तो उसको बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो। चलिए देखिए क्या डिफाइन कर रहा है इसको। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ, ये इंड नहीं ना कर रहा है, बार बार जो है ये फ्लो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर हो रहा है। तो कहता है कि जब अनएंडिंग फ्लो हो एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड इन द पर्टिकुलर पीरियड, है ना, एक साल के अंदर में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जिसमें से क्या क्या लिखा आपको, प्रोडक्शन भी होता है, तो देखिए यहां पे, यहां प्रोडक्शन भी हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा लिखा, कहता है कि इनकम जनरेशन, ये जो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है बदले में इसको पेमेंट कर रहा है, तो इसके लिए इनकम बन रहा है। तीसरा बोला कि एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, तो इसको बोला एक्सपेंडिचर। तो इनकम जनरेशन, प्रोडक्शन और इनकम और जो है एक्सपेंडिचर तीनों हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब कहता है डिफाइंड रियल फ्लो। अभी हम आपको बताए कि रियल फ्लो, आप ऐसे लिखिएगा कि रियल फ्लो जो है जब हाउस होल्ड सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर के बीच में, इसी को बोलते हैं डिफरेंट सेक्टर, कि जो दो सेक्टर है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर, दैट इज रियल फ्लो, एंड दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर इज कॉल्ड रियल फ्लो। देखिए क्या लिख रहा है, कहता है रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोडक्शन सेक्टर एंड corresponding flow of goods and services from the production sector to household sector। goods and services का flow production sector से household sector के बीच में, household sector से production sector के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। याद रखिए रियल में गुड्स, रियल का मतलब गुड्स, रियल का मतलब गुड्स, और मनी फ्लो का मतलब मनी, मनी का फ्लो। देखिए मनी फ्लो क्या बोल रहा है, मनी फ्लो जब पैसा का फ्लो हो दो सेक्टर के बीच में, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कि फ्लो ऑफ मनी डिफरेंट सेक्टर बिकॉज ईच सेक्टर बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर सेक्टर। एक दूसरा सेक्टर जो है दूसरे सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो परचेज कर रहा है, वो बाई कर रहा है एक दूसरे सेक्टर को, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मनी फ्लो। चलिए अब कहता है फाइनल गुड्स इंक्लूड ओनली दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। कह रहा है क्या, फाइनल गुड्स जो है हम लोग उस गुड्स को बोलते हैं जो कि सिर्फ हाउस होल्ड के द्वारा कंजम्पशन किया जाता है। डिफाइन, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट। तो आप बताइए क्या ये सही है या गलत है, और क्यों है, उसका वैलिड रीजन भी दीजिए, है ना, कि क्यों है इसका वैलिड रीजन भी दीजिए। तो बताइए क्या फाइनल गुड्स सिर्फ कंज्यूमर के द्वारा परचेज किया जाता है या कंज्यूम किया जाता है क्या? नहीं सर, फाइनल गुड्स तो हम लोग उस प्रकार के गुड्स को कहते हैं जो कि फाइनली यूज किया जाता है। किसके द्वारा? वो तो फाइनल गुड्स को तो प्रोड्यूसर भी यूज करता है, कंज्यूमर भी यूज करता है। तो क्या कार जो फाइनल गुड्स है, क्या कंज्यूमर उसको नहीं खरीदता या प्रोड्यूसर उसको यूज नहीं करते हैं? कोई भी सामान, आप खाना खाते हैं तो क्या प्रोड्यूसर खाना नहीं खाते हैं? खाते हैं, नहीं खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं। कपड़ा प्रोड्यूसर नहीं पहनता है, तो कहता है कि अगर प्रोड्यूसर गुड्स, क्या वो फाइनल गुड्स नहीं खरीदता? हर कुछ क्या उसके लिए इंटरमीडिएट ही होता है? नहीं। तो फाइनल गुड्स भी जो है वो प्रोड्यूसर भी यूज करता है और कंज्यूमर भी यूज करता है। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। कहता है नहीं, ये तो गलत है। क्यों गलत है? कहता है फॉल्स। देखिए गलत है। कहता है फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। कहता है फाइनल गुड्स हम उस प्रकार के गुड्स को कहते हैं जो कि प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गया, एंड रेडी टू यूज्ड बाय द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कहता है दोनों के द्वारा यूज किया जाता है फाइनल गुड्स जो कि प्रोडक्शन के बाउंड्री को पार कर जाए, और कंज्यूमर के द्वारा भी और प्रोड्यूसर के द्वारा भी जब वो गुड्स बनने के लिए यूज करने के लिए तैयार हो जाए। अकॉर्डिंगली फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ये फाइनल जो कंज्यूमर यूज करता है फाइनल, उसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स फाइनल कंज्यूम्ड आर द गुड्स विच आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हर वांट्स। कहता है कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स हम लोग उस गुड्स को कहते हैं जिसको फाइनल कंज्यूमर फाइनली अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता है। ठीक है।
एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर आर यूज बाय द कंज्यूमर, कहता है ब्रेड एंड बटर यूज कंज्यूमर के द्वारा किया गया, तो कंज्यूमर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड आर जनरली यूज्ड फिक्स्ड एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर आर यूज्ड बाय द फार्मर्स, कहता है ट्रैक्टर और हार्वेस्टर फार्मर के द्वारा भी। ट्रैक्टर क्या कार हमको बोले कि कार का प्रोड्यूसर नहीं खरीदता है, बिल्कुल फाइनल गुड्स खरीदता है। ट्रैक्टर क्या नहीं खरीदता है, हार्वेस्ट कटाई करने के लिए नहीं खरीदता है, बिल्कुल खरीदता है। तो ये स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि फाइनल गुड्स जो है प्रोड्यूसर के द्वारा भी यूज किया जाता है और कंज्यूमर के द्वारा भी यूज किया जाता है। तो उस प्रकार के गुड्स को हम लोग कहते हैं क्या, फाइनल गुड्स। गिविंग द रीजन क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट गुड्स आर फाइनल गुड्स। बताइए यहां पे कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है, उसके साथ रीजन भी दीजिए। क्या बोला है, मशीन परचेज्ड बाय डीलर, बोला कि मशीन जो है परचेज किया गया डीलर के द्वारा। तो आप बताइए कि आप डीलर हैं और जब आप मशीन परचेज करते हैं तो डील करके मशीन परचेज कीजिएगा, अब बाद में फिर बेच दीजिएगा, यही ना। तो ये कौन सा गुड्स हो आपके लिए, कहता है कि अगर डीलर परचेज कर रहा है, डीलर तो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेगा, उसको बेचेगा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। देखिए क्या बोल रहा है, मशीन परचेज बाय डीलर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज द डीलर परचेज ए मशीन फॉर द फर्दर सेल ऑफ इट्स फाइनल यूजर, ये बेच देगा खरीद के दूसरे को। दूसरा क्या बोल रहा है यहां पर, दूसरा क्वेश्चन कहता है ए कार परचेज बाय हाउस होल्ड, कहता है ये कार परचेज किया हाउस होल्ड के द्वारा, तो उसके लिए कंज्यूमर गुड्स होगा ये, क्योंकि वो फाइनली उसको कंज्यूम कर रहा है। देखिए कहता है ए कार परचेज बाय हाउस होल्ड इज ए फाइनल गुड्स बिकॉज एट द हाउस होल्ड इज ए फाइनल यूजर ऑफ द कंज्यूमर एंड नो वैल्यू येट टू बी एडेड, है ना, फाइनल गुड्स है, क्योंकि ये फाइनल गुड्स है तो फाइनली वो कंज्यूम करता है, तो उसके लिए फाइनल गुड्स बन गया। तीसरा कह रहा है ए कार परचेज बाय क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग ए सोफा सेट बाय द कारपेंटर, तो फिर से इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। क्लॉथ आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोफा सेट बाय द कारपेंटर इज इंटरमीडिएट गुड्स है यूज्ड बाय रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल के तौर पे प्रोड्यूसर यूज करेगा या बेचने के लिए उसको यूज करेगा, तो उस प्रकार के गुड्स को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और फाइनली आप ही अपने लिए कंज्यूम करने के लिए खरीदेंगे जब उसको, तो आपके लिए फाइनल गुड्स हो जाएगा। कल ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स जस्टिफाई, बिल्कुल सारा मशीन कैपिटल गुड्स नहीं है। आप कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन पढ़े कि वैसा गुड्स जिसको प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्दर अदर गुड्स को बनाने के लिए यूज करता है, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मशीन हम बोले कि मशीन इसका एग्जांपल है ना, मशीन इसका एग्जांपल है, लेकिन क्या मशीन सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जाता है, प्रोड्यूसर सिर्फ यूज करता है? आप बताइए, आपके यहां वॉशिंग मशीन है घर में, तो आप उसको यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? वॉशिंग मशीन है तो आप उसको यूज करते हैं, तो क्या आपके लिए वो कैपिटल गुड्स है? आप अपने, वो तो आपके लिए कंज्यूमर गुड्स हो गया, क्योंकि फाइनली आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है। हो गया नहीं हो गया? तो कहता है कि या आप जो कपड़ा सीने वाला मशीन जिसको बोलते हैं वो मशीन, अच्छा यही मशीन जो है, ये सेम मशीन, ये वॉशिंग मशीन अगर लॉन्ड्री में यूज किया जाए, तब लॉन्ड्री में अगर यूज किया जाए ये वॉशिंग मशीन, तो यही वॉशिंग मशीन जो है लॉन्ड्री में वहां प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए उसको यूज किया जा रहा है, एज ए प्रोड्यूसर उसको अपने एसेट्स के रूप में यूज कर रहा है, तो यहां पे ये प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएगा, यहां पे सॉरी ये कैपिटल गुड्स बन जाएगा, ये प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएगा, कैपिटल गुड्स बन जाएगा। तो सारा मशीन जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं है, ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखिए यहां पे लिख रहा होगा, इसका क्या सॉल्यूशन, कहता एट द एंड, तो पता इस पे ये जो है आपको देखना पड़ेगा उसका एंड यूजर कौन है। कहता है एंड यूज ऑफ द मशीन डिटरमाइंस वेदर इट इज ए कैपिटल गुड्स और नॉट। कैपिटल गुड्स आर दोज फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस several years and which have high value. Therefore, only those machines which used in the process of production considered to be a capital goods. कहता है हम लोग सिर्फ उस गुड्स को कैपिटल गुड्स बोलेंगे जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है दूसरे गुड्स को बनाने के लिए सेवरल ईयर्स तक, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। एंड दोज मशीन विच आर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड आर नॉट ए कैपिटल गुड्स। जिसको हाउस होल्ड यूज करता है उसको कैपिटल गुड्स नहीं बोल के हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, कंप्यूटर यूज एट अ होम इज ए ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स, बट ए कंज्यूमर यूज बाय ए कंप्यूटर
यूज इन द कंप्यूटर कोचिंग क्लास इज ए कैपिटल गुड्स। क्लियर है, इसमें कुछ क्वेरी नहीं, हम आपको कितना बार क्लास में बताए हुए हैं। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर द आंसर। करा कैपिटल फॉर्मेशन, फिर आगे स्टॉक फ्लो का करा कैपिटल फॉर्मेशन क्या फ्लो है? कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट इसका दूसरा नाम है, इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है पर्टिकुलर पीरियड के टाइम के बीच क्या उसमें टाइम का गैप होता है, इसलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये सही है पहला। कहता है ब्रेड इज ऑलवेज ए कंज्यूमर गुड्स, गलत है ये, ब्रेड हमेशा कंज्यूमर गुड्स होता है क्या? ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, तो वहां पर इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। कहता है ब्रेड इज ऑलवेज ए कंज्यूमर गुड्स, तो वहां प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएगा ये, जब ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तो करा द स्टेटमेंट इज ट्रू, हाँ पहला तो स्टेटमेंट ट्रू है। पहला मैं ये पूछा था आपको कि बताइए क्या कैपिटल फॉर्मेशन जो ये फ्लो है, सही बिल्कुल फ्लो है। कहता है द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन इज द मेजर एट द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा कहता है स्टेटमेंट फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स है ये, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इंड यूज ऑफ द ब्रेड वेदर इट इज ए प्रोड्यूसर गुड्स और एज ए कंज्यूमर गुड्स, ये इंड यूज पे डिपेंड करेगा। इट इज ए कंज्यूमर गुड्स व्हेन यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड, इट इज ए प्रोड्यूसर गुड्स व्हेन इट इज यूज्ड बाय स्नैक्स बार टू मेक ए सैंडविच, कि स्नैक्स बार यूज कर रहा है सैंडविच को बनाने के लिए, तो वहां पे प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएगा, बिल्कुल। चलिए कहता डिफाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को जीडीपी एमपी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये बोलता है कि आपके इकोनॉमी में जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी एमपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country within a inclusive depend within a 1 year, यहां पे छूट गया है, within a 1 year, within a period of 1 year inclusive of depreciation। तो क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो जब ये जीडीपी बोल रहा है तो ग्रॉस में तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ऐड होगा, इसीलिए यहां पे लिख रहा है कि इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, कि फाइनल वैल्यू जो कि आपके इकोनॉमी में आपके प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आपके ज्योग्राफिकल एरिया में जो प्रोड्यूस किया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कहता व्हेन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन एन इकोनॉमी इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपको ये पढ़ाए हुए हैं, कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर कब होगा? तो डोमेस्टिक और ये नेशनल, ये डोमेस्टिक नेशनल तभी बराबर होगा जब NFIA 0 होगा। पता है आपको क्या लिख रहा है? देखिए क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट व्हेन नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इज 0। देखिए हम आपको यहां बोले थे कि NFIA जब 0 हो जाए तो NFIA डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए हम लोग NFIA का यूज करते हैं, अगर ये 0 हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा, कोई अंतर ही नहीं रहेगा दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता व्हाट इज मीन्ड बाय नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आपको हम बताए हुए हैं कि नॉमिनल जीडीपी हम लोग उस प्रकार के जीडीपी को बोलते हैं जब हम लोग उसका कैलकुलेशन करंट ईयर के बेस पे करते हैं, बेस ईयर को नहीं लेके करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर का क्वांटिटी लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नॉमिनल जीडीपी। देखिए क्या बोलता है, नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ, तो मार्केट वैल्यू का जब करंट है मार्केट वैल्यू उसी को लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन कंट्री। मतलब हमारी इकोनॉमी में तो जीडीपी लिखा, तो जीडीपी का डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है ना। जीडीपी का डेफिनेशन ये है ना, नॉमिनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस। लिखा हुआ है ना कि करंट ईयर के प्राइसेस पे जब हम लोग किसी भी उसका कैलकुलेशन जीडीपी हम लोग करंट ईयर के प्राइस पे निकालते हैं तो उसी को हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। इट मे बी इंक्रीजेज विदाउट एनी इंक्रीज इन द क्वांटम आउटपुट इन द इकोनॉमी, कि हमारे इकोनॉमी में आउटपुट में क्वांटिटी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्या हुआ? सिर्फ प्राइस के इन्फ्लेटेड, कि प्राइस के बढ़ने से हमारा जो फाइनल वैल्यू है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका जो है उसमें इंक्रीमेंट हो जाए सिर्फ प्राइस के बढ़ने से, इन्फ्लेशन के बढ़ने से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि हाँ नॉमिनल जीडीपी बताइए, तो पर जीडीपी का डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय
इन द इकोनॉमी या इन द डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ करंट ईयर प्राइसेस, एट अ करंट ईयर प्राइसेस लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, करंट ईयर प्राइस आपको यूज करना। व्हाट इज मीन्ड बाय रियल जीडीपी, कहता है कि रियल जीडीपी, फिर आप जीडीपी का डेफिनेशन लिखेंगे कि रियल जीडीपी रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory. Real GDP refers to market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year as estimated using the base year prices. कि बेस ईयर के प्राइस पे जब आप कैलकुलेट करते हैं जीडीपी तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। आप याद रखिएगा कि रियल जब भी वर्ड आए तो बेस ईयर के बारे में बात करता है, और यहां पे रियल आउटपुट इंक्रीज होता है। रियल आउटपुट जब बढ़ेगा, और जब आपको नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करें, नॉमिनल जीडीपी तो ये बेस ईयर के प्राइस पे नहीं बात करता है, ये करंट ईयर के प्राइस पे बात करता है, करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर प्राइसेस और नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इट इज ट्रू। कह रहा है कि प्रॉफिट अगर अर्न किया है एक कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट, तो आपको पता है कि नॉन रेसिडेंट अगर हमारे यहाँ आप जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में आप करते हैं ना कि जिसको हम लोग NFI बोलते हैं, कि अगर आपके देश का नॉन रेसिडेंट यहाँ के कमा रहा है तो आप इनकम यहाँ से ले जाइए, और हमारा रेसिडेंट आपके यहाँ कमा रहा है तो वहां से हम अपना इनकम लाएंगे। यही आप पढ़े हैं। तो कहता है कि नॉन रेसिडेंट के कमाए हुए इनकम क्या वो नेशनल इनकम में आएगा? नेशनल इनकम में नहीं आएगा, डोमेस्टिक इनकम में आएगा। तो साफ साफ यह कह रहा है नेशनल इनकम में आएगा क्या? तो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। पर ये क्या बोल रहा है? कहता है नो बिकॉज दिस इज द इनकम विच डज नॉट बिलोंग टू द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है नेशनल इनकम हम लोग उस इनकम को लेते हैं जो कि हमारे रेसिडेंट के द्वारा कमाया गया, नॉन रेसिडेंट के द्वारा नहीं। नोट प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर, डोमेस्टिक इनकम है लेकिन नेशनल इनकम नहीं है। डोमेस्टिक इनकम बिकॉज द कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इंडिया बट दीज प्रॉफिट आर ए पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो यहाँ इनकम जनरेट कर रहा है वो इनकम यहां से कमा के घर ले जाए, हमारा इनकम नहीं है वो, तो नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। नेशनल इनकम में हम वही इनकम लेते हैं जो कि हमारे रेसिडेंट के द्वारा अगर हमारे यहाँ अपने घर में वो रह के कमा रहा है, प्लस हमारा अगर बाहर भी रह रहा है तो उसको हम यहां बुला लेते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। Therefore, these are not reflected in the estimation of national income. These are deducted from the domestic income to the final national income. कि नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग उसमें से डिडक्ट कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम में से, तब हमारा नेशनल इनकम आता है। कह रहा है एम्बेसडर इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। कह रहा है कोई एम्बेसडर है यूएस एम्बेसी का जो कि इंडिया में रह रहा है। एम्बेसी के केस में ये एक्सेप्शन है। स्टे इन जॉब फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। कह रहा है 1 ईयर, तो आप कह देते हैं कि हाँ आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में हम उसका पार्ट मान लेंगे। वुड ही बी ट्रीटेड एज ए रेसिडेंट और ए नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गिव रीजन। कह रहा है कि बताइए कोई यूएस एम्बेसी अगर इंडिया में रह रहा है तो क्या वो होगा? तो यूएस का एम्बेसी है तो उसी का एम्बेसी माना जाता है। देखिए क्या, रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इज डिफाइंड एज ए पर्सन हु नॉर्मली रिसाइड इन द कंट्री or does not live in country for a period of exceeding 1 year and those center of economic interest। कह रहा है कि आप कैसे माने एक डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो हम मान लेते हैं कि 1 साल के अंदर आप प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट है तो आप डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा हैं आप। However, there are certain rules of thumb in the national income accounting based on standard practices rather than any logic। कहता है one such rule of thumb is that there for foreign diplomats like ambassador continue to be treated as non-resident। कहता उसका एम्बेसडर है तो आपके यहां आके कमा रहा है तो आपका नहीं होगा, वो उसी का होगा। ठीक है, इवन इफ दे स्टे एक्सीड 1 ईयर, मोर इवर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट सच डिप्लोमेट्स कंटिन्यू टू बी द कंट्री दे बिलोंग टू, डिप्लोमेट्स कंट्री टू बी इन द कंट्री दे बिलोंग टू अकॉर्डिंगली यूज। कहता है कि जहां से वो बिलोंग करता है वो वही का होगा। US ambassador in India would be treated as non-resident of country even
व्हेन दे स्टे इन इंडिया एक्सीड ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। कहता है वो उसी का डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि वो वहीं का रेसिडेंट है, तो हमारा वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको इंक्लूड नहीं करते। एम्बेसी जो है जहां का होता है उसी का डोमेस्टिक टेरिटरी का माना जाता है। सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर शुड बी ट्रीटेड एज द ट्रांसफर पेमेंट। कह रहा नहीं, कह रहा कि क्या सब्सिडी को ट्रांसफर पेमेंट मानेंगे। कह रहा डिफेंड और रेफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद ए वैलिड रीजन। क्या आप जो है इसको बताइए, या तो डिफेंड कीजिए या फिर रेफ्यूट कीजिए, हाँ या ना बताइए कि गलत है और सही है तो क्यों है, वैलिड रीजन भी दीजिए। कहता है कि सब्सिडी आपको पता है ना, सब्सिडी नेशनल इनकम में इफेक्ट डालता है कि प्रोड्यूसर जो टैक्स देता है ना, मान रुपए 100 रुपए का टैक्स दे रहा है और इसको सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया गया, तो ट्रांसफर इनकम तो बिना कमाया गया इनकम है ना, तो सब्सिडी उसको छूट मिला तो ये ट्रांसफर इनकम नहीं है सरकार की तरफ से। देखिए कहता है सब्सिडी द पार्ट ऑफ एनएनपी, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट है, एंड देयरफॉर एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में हम लोग इंक्लूड कर रहे होंगे, इसका मतलब वो ट्रांसफर इनकम नहीं होगा, फैक्टर इनकम होगा। अकॉर्डिंगली दीज आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट। कह रहा है ट्रांसफर पेमेंट नहीं ट्रीट किया जाएगा, ये फैक्टर पेमेंट का हिस्सा होगा, फैक्टर पेमेंट का, क्योंकि सब्सिडी जो है आप प्रोडक्शन किए हैं, मेहनत किए हैं, आप प्रोडक्ट बनाए हैं, उसके एवज में सरकार जो है कुछ चीजों को सस्ती करती है, वो अपनी तरफ से सब्सिडी देती है, तो ये ट्रांसफर इनकम का हिस्सा नहीं है। कहता है विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है क्या डोमेस्टिक हम लोग इसको जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लेंगे। कहता है प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया। कह रहा है कि फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में प्रॉफिट अर्न किया है। दूसरा कह रहा है सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया। तो आप पहला बताइए पहले, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया। कहता है कि प्रॉफिट अगर अर्न किया है फॉरेन कंपनी इंडिया में रह के, तो इंडिया में रह के अगर अर्न किया है, देखिए लिख रहा है साफ साफ, कहता है प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक। तो हमारे यहाँ आप रह रहे हैं, नेशनल इनकम का वो हिस्सा नहीं होगा, लेकिन आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में है, आपके अंदर है, तो वहां के डोमेस्टिक टेरिटरी में तो आएगा। इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बिकॉज यूज ऑफ द कंपनी आर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, तो वो हमारा डोमेस्टिक बाउंड्री में है, तो हम डोमेस्टिक इनकम में आएगा वो। दूसरा कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, कि फॉरेन कंपनी इंडिया में रखकर प्रॉफिट अर्न किया, तो क्या वो है डोमेस्टिक इनकम। तो फॉरेन कंपनी इंडिया में रखे तो ऑब्वियस है। कह सैलरी ऑफ ए इंडियन वर्किंग इन ए रशियन एम्बेसी इंडिया इज नॉट, सॉरी यहां पे बोल रहा है कि इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी, तो आपको एम्बेसी केस में वो एक्सेप्शन होता है, सॉरी हमसे गलती हो गया। कहता है कि सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि उसके केस में जब वो केस एम्बेसी का हो तो वो वहीं का ट्रीट किया जाता है, वहीं का डोमेस्टिक टेरिटरी जहां का वो बिलोंग करता है। कहता है सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया बिकॉज रशियन एम्बेसी इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। रशियन एम्बेसी जो है रशियन एम्बेसी का ही होगा, इंडिया का नहीं होगा। तीसरा कह रहा है सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये तो बता दिया आपको। प्रॉफिट अर्न्ड बाय, ये सेकंड क्वेश्चन हम बता रहे थे, सॉरी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, कि प्रॉफिट अगर अर्न फॉरेन कंपनी करता है तो वो तो होगा ही, ए नंबर वो था, ये तो आपको हम बता चुके थे, प्रॉफिट अर्न है ये एम्बेसी। तीसरा क्वेश्चन है प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान। प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ, कह रहा है स्टेट बैंक का ब्रांच जो है जापान में है, तो क्या बताइए वो होगा। तो कहता है प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान इज नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया बिकॉज द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान इज नॉट द विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कह रहे जापान में तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा कैसे, हाँ लेकिन इंडिया का एम्बेसी रहता तो वहां पे हो जाता। एम्बेसी के केस में वहीं से जहां से वो बिलोंग करता है वहीं के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है वो, ठीक है। विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, रीजन फॉर योर आंसर। कहता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम, ये ट्रांसफर इनकम है कि आप फ्लड विक्टिम को अगर मदद कर दिए तो ये ट्रांसफर इनकम है, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। देखिए क्या लिख रहा है, कहता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फ्लड विक्टिम इंक्लूडेड इन द, नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज
नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज ए ट्रांसफर इनकम। दूसरा लिख रहा है क्या कि प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ ए फॉरेन बैंक इन इंडिया। कहता है कि प्रॉफिट अगर अर्न किया है, प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक का ब्रांच है और इंडिया में जो है वो प्रॉफिट अर्न किया है, तो क्या वो होगा। आपको पता है कि प्रॉफिट अर्न जो है वो फॉरेन बैंक अगर किया है तो फॉरेन का बैंक इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी किया है, लेकिन वो फॉरेन बैंक का तो यहाँ से ले जाएगा ना प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ ए फॉरेन बैंक इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एज निगेटिव कंपोनेंट बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, इट इज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और ये फैक्टर इनकम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का तो उसका इनकम है, हमारे नेशनल इनकम में ये नहीं आएगा। रिफ्लेक्टेड लिखा है ना यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड इन द नेशनल इनकम, इसका मतलब नहीं लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, सैलरी ऑफ ए इंडिया वर्किंग इन द अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। कहता है कि अमेरिकन सैलरी ऑफ इंडियंस वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी। तो अमेरिकन एम्बेसी में अगर इंडिया का आदमी काम कर रहा है तो जहां से वो बिलोंग करता है कहीं भी तो वहीं का डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होता है। कहता है कि सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज वो हमारा आदमी है और वहाँ काम कर रहा है तो वहाँ के वो हिस्सा नहीं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका कितना क्वेश्चन हम लोग कर दिए 47। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन, स्टेट एंड डिस्कस ब्रीफली द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब 4 प्रकार से इनकम कमाया जाता है, कैसे कैसे आपको पता है, 4 प्रकार से इनकम कमाया जाता है कैसे कैसे। कहता स्टेट एंड डिस्कस कौन कौन सा, पहला कहता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, चारों पूछ रहा है, आपको पता है ना कि अगर कोई काम कहीं कर रहा है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, प्लस जिसको हम लोग वेजेज भी बोलते हैं, प्लस रेंट के रूप में वो कमाता है, प्लस वो इंटरेस्ट के रूप में कमाता है। यही 3 कंपोनेंट पूछ रहा है आपको कि ये 3 कंपोनेंट, 3 लास्ट में प्रॉफिट भी होता है, तो ये तीनों पूछ रहा है आपको, तो आप 4 लिख दिए कि यही तीनों कंपोनेंट होता है। व्हाट आर द एक्सटर्नलिटी स्टेट इस टाइप विद सुटेबल एग्जांपल। एक्सटर्नलिटी क्या होता है, तो एक्सटर्नलिटी एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होता है, एक निगेटिव एक्सटर्नलिटी होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हम लोग उस प्रकार के एक्सटर्नलिटी को कहते हैं जो कि कोई काम कीजिए आप, जैसे आप कोई ऐसा काम कर जिसका इन्वायरमेंट पे अच्छा असर पड़ रहा है, लोग फायदेमंद हो रहे हैं उससे, आप पेड़ लगाते हैं, पार्क बनवाते हैं, कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जिससे लोग को उससे मोटिवेशन मिलता है या फिर आपका सोसाइटी में वो अच्छा इंपैक्ट डालता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। और निगेटिव एक्सटर्नलिटी हम लोग उस एक्सटर्नलिटी को बोलते हैं जो कि निगेटिव एक्सटर्नलिटी 2 प्रकार का, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हम लोग उस एक्सटर्नलिटी को कहते हैं जिसका कोई एक्सटर्नल काम करना जो कि दूसरे पे, सोसाइटी पे वो अच्छा इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट है, उसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहता है। निगेटिव एक्सटर्नलिटी किसको कहते हैं, कहता है ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसका सोसाइटी पे इंपैक्ट निगेटिव हो रहा है, जैसे आप गलत धंधा कर रहे हैं, आप शराब बेच रहे हैं, आप ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप मिलावट का सामान बेच रहे हैं, आप ऐसा प्राइसेस को बहुत हाई रखें, उसका सोसाइटी पे बैड इंपैक्ट होता है और आप ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम एक्सटर्नलिटी। यहीं तक था आपका वीडियो, ये फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड या कुछ नेशनल इनकम क्वेश्चन था इसमें हम आपको करवाए, और अगले क्लास में जो है इसका कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेशनल इनकम का हम करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग बने रहिए पूरे मेहनत के साथ, और बच्चे इसी सब में से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, है ना। हमारे सारे CBSE बोर्ड के बच्चे जितने भी हैं आप हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक हम आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी रीडिंग एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।